जिनेंद्र, आज हम NCERT 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अंतरण में 10% वृद्धि और करों में 10% वृद्धि के प्रभाव की गणना आपको करना है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि आपको ये जो है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में से ये लेना है, क्योंकि इसमें लिखा है उपर्युक्त प्रश्न में, यानी ऊपर के प्रश्न से ये आपको लेना है, तो मैंने ये इसमें लिख दिया है। अब इसमें आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि अंतरण में 10% वृद्धि। अंतरण मीन्स होता है जैसे कि आपको छात्रवृत्ति मिलती है तो उससे आपकी आय में वृद्धि हो जाती है, तो वो क्या है? अंतरण है। अगर अंतरण में 10% वृद्धि हो तो उसका आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम एडी का फॉर्मूला लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है C+I+G। C मीन्स कंजप्शन एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं। इसमें ये 20 जो है वो ऑटोनॉमस स्वायत्त उपभोग है और इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। 0.8 जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसे हमने 0.8 लिख दिया। y का मीनिंग है कि ये जो प्लस के बाद 0.8 y ये प्रेरित उपभोग है, मीन्स ये जो है आय पर निर्भर है, इनकम पर निर्भर है। और आय जो है वो यदि आपको छात्रवृत्ति मिल जाए, अंतरण भुगतान मिल जाए, तो आपकी क्या होगी? आय में वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अंतरण भुगतान में 10% वृद्धि होगी, तो y में हमने क्या कर दिया? y+10। इसके बाद I क्वेश्चन में दिया है 30 और G क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमने ये सब कुछ क्या किया? क्वेश्चन में से डायरेक्ट उतार लिया। ये जो 50 है ये G, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये सभी कुछ हमने क्या किया? क्वेश्चन में से उतार लिया। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब आपको पता है कि AD जो है वो बराबर होता है AS के और AD बराबर होता है Y के, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो AD की जगह हमने क्या लिख दिया? Y लिख दिया, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है कि आय जो है AD के बराबर होती है। अब हमने यदि AD Y के बराबर है तो यहाँ से हमने AD हटाकर क्या लिख दिया? Y लिख दिया। अगर हमने यहाँ पर y लिखा हुआ है और बाकी का ये जो फॉर्मूला था इसमें हमने जो वैल्यू पुट की थी वो डायरेक्ट यहाँ लिख दी है। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? y को एक तरफ कर लेंगे। ये y को यहाँ लिख दिया, ये प्लस में 0.8 y है तो ये यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगी। इसके बाद फिर बचा क्या? 20 + 8 + 30, 20 + 30 कितने हो जाएंगे आपके? 50, 50 + 50 100 और 8 108 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे हम। y में से y की वैल्यू 1 है, 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2 y बचेगा और यहाँ तो हमारा 108 आ गया था। y को हमने यहाँ लिखा और 0.8 को क्या किया? हम यहाँ पर ले आए। जब 0.8 जो है 0.2 जो है ये पॉइंट में हमें पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद एक अंक है 2, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक अंक 2 लिख देंगे, मतलब 0 यहाँ पर हमने एक बढ़ा दी तो यहाँ पर इसके आगे का पॉइंट 2 के आगे का पॉइंट हट जाएगा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1080, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 540 करोड़ जो है संतुलन आय मिल जाएगी। यानी संतुलन आय जो है वो 540 करोड़ हो जाएगी यदि अंतरण भुगतान में क्या होगी? 10% वृद्धि होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन से सारी चीज़ें ली गई हैं और प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि जो इक्वेशन इनकम थी वो कितनी थी? 500 थी और अब क्या हो गई है? 540। यानी यदि 10% की वृद्धि की जाती है तो आय में 40 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी।
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कि एक मुश्त करों में 10% वृद्धि करने पर निर्गत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम फिर से वही इक्वेशन सी प्लस आई प्लस जी, सी ये हमें दिया ही हुआ है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद वाई जो है इनकम है और आपको दिया है कि कर में 10% वृद्धि। आपको पता है कि यदि आपकी इनकम 100 रुपये है और सरकार 10 रुपये कर ले तो आपकी इनकम कितनी बचेगी। डिस्पोजेबल इनकम 90 रुपये ही आप खर्च कर सकते हैं। तो यही हमें इसमें करना है कि y में से क्या करना है, 10% कर में वृद्धि हुई तो y माइनस 10 कर दिया। 30 ये आपको दिया ही हुआ है, इन्वेस्टमेंट 30 है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये 50 दिए हुए हैं, तो ये हमने सभी कुछ लिख लिया। इसके बाद फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 20 + 30 50 + 50 100 - 80, तो ये आपका हो जाएगा 92 + 0.y। अब वही जो पहले था कि y जो है वो AD के बराबर है, तो हमने AD की जगह क्या लिख दिया, y, और बाकी ये उठा के डायरेक्ट इधर लिख दिया। इसके बाद फिर हमने इसको और सॉल्व किया। अब क्या किया कि y को एक तरफ ले गए, तो ये y को यहाँ लिख दिया, ये प्लस में थे तो यहाँ आकर ये माइनस में हो गए। y की वैल्यू 1 है, 1 में से 0.8 माइनस होंगे तो 0. कितने मिलेंगे, 2 मिल जाएगा। 0.2 = 92। अब आपको पता है कि ये 0.2 को हम नीचे ले जाएंगे। इसके बाद हमें ये पॉइंट हटाना है, यानी ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, 92 0 हो जाएगा और 2 के आगे की ये 0 है हट जाएगी। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 460, यानी पहले हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया था कि संतुलित आय कितनी है आपकी 500। इसमें लिखा है कि ऊपर्युक्त प्रश्न यानी ऊपर के प्रश्न में से 500 दी थी संतुलित आय और अभी कितनी हो गई है 460। तो 500 में से हम 460 को यदि माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। यानी यदि करों में 10% वृद्धि कर दी जाए तो आय में 40 करोड़ की कमी हो जाएगी, और यदि अंतरण में 10% वृद्धि कर दी जाए तो आय में क्या हो जाएगा, ये 500 से बढ़कर आय कितनी हो गई 540। यानी यदि अंतरण भुगतान में वृद्धि होती है तो आय में 40 करोड़ की वृद्धि हो जाती है, और यदि करों में 10% की वृद्धि होती है तो आय में 40 करोड़ की कमी आ जाती है। तो यही आपका कंक्लूज़न है कि अंतरण भुगतान में वृद्धि से आय का संतुलन स्तर को बढ़ा देता है और एक मुश्त करों में वृद्धि आय के संतुलन स्तर को कम कर देता है। यही इंग्लिश में भी सॉल्व किया गया है। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि ये इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लिया, इसमें हमने वैल्यू को पुट किया और आंसर निकाल लिया। तो ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू।